Hello students, this is Nisha Falswal and today in this class we will discuss about the Cold War era, 12th class Political Science first chapter. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था, वो किस तरह से टू सुपर पावर्स उनके बीच में शुरू होता है, इसके पीछे रीजंस क्या क्या थे। तो इन सब बातों का पता लगाने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए जो कोल्ड वॉर है वो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हुआ था। आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेकर 1945 तक। बट इससे पहले भी हमारा वर्ल्ड एक और जो वर्ल्ड वॉर है उसको झेल चुका था, जिसका नाम था जब ये वॉर हुआ था तो इसका नाम दिया गया था द ग्रेट वॉर, क्योंकि इससे पहले इतने लार्ज स्केल पे कोई युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दे दिया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह ही इसमें भी जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारे थे और सेम उसी तरह से दो ग्रुप्स में बटे हुए थे। चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, इसमें जो आपके टू ग्रुप्स हैं, एलिड पार्स एंड सेंट्रल पार्स। एलिड पार्स में रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड जापान है, और सेंट्रल पावर्स में आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर हैं। ये जो विश्व युद्ध था वो बेसिकली ब्रिटेन और जर्मनी, इन दोनों की जो महत्वाकांक्षी नीतियां थी, इन दोनों के कारण ही ये युद्ध हुआ था। क्योंकि उन दिनों में जो इम्पेरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उसकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ जर्मनी में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। तो दोनों ही कंट्रीज़ अपनी अपनी पावर्स को दिखाना चाहते थे और अपनी अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाना चाहते थे। अब इससे पहले ही एक जो ग्रुप फॉर्मेशन है वो इनके बीच में हो चुका था और एक तरह की ट्रीटी इन कंट्रीज़ ने आपस में कर ली थी कि अगर इनमें से किसी एक के ऊपर अटैक होता है तो वो दूसरे कंट्रीज़ उसका साथ देंगे और उस अटैक में उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें दो ट्रीटीज़ हैं, द ट्रिपल एंटेंटे, ये 1907 में हुई थी रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो इस तरह से एक ये आपका ग्रुप बन गया है रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस का। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप था, नेक्स्ट जो ट्रीटी थी वो हुई थी 1882 में ट्रिपल अलायंस के नाम से, जिसमें थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एंड इटली। इटली की जो पॉलिसी है वो थोड़ी चेंज होती है। ये इस अलायंस, ट्रिपल अलायंस में तो शामिल था, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर में इनकी तरफ शामिल नहीं हुआ। हालांकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस ग्रुप में शामिल था। ठीक है, तो इस तरह से ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं और इस तरह से ये जो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत इन ग्रुप्स से हो जाती है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न क्या थे? ठीक है, इसके कई रीज़न जो हैं वो थे। फर्स्ट है ग्रुप फॉर्मेशन। मैंने आपको अभी बताया कि दोनों जो ग्रुप्स हैं वो बनने यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। एक रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जो है उसने भी अपने ग्रुप बना लिए हैं। सेकंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने भी अपने ग्रुप्स यहाँ पर बना लिए हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो यही हो जाता है कि दोनों अपने अपने ग्रुप्स यहाँ पर बनाने लगे थे। नेक्स्ट है रेस ऑफ बीइंग पावरफुल, स्पेशली ब्रिटेन एंड जर्मनी की जो रेस थी इनकी एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनने की, वो भी यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न बनती है। इसमें दोनों ही देश, जो ब्रिटेन और जर्मनी हैं, उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी और वो अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो वेपन्स हैं उनको बनाने में लगे हुए थे। नेक्स्ट है इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की पॉलिसी। दोनों ही कंट्रीज़ अपनी अपनी कॉलोनीज़ बढ़ाने में लगे हुए थे। ब्रिटेन ने एशिया पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, तो जर्मनी जो है वो अफ्रीका की तरफ
बढ़ा हुआ था। और उस टाइम का जो सबसे मेन कोज था इस वॉर का, वो था जो एक ऑस्ट्रिया हंगरी, जो हमने यहाँ पर अभी देखा था कि ऑस्ट्रिया हंगरी इस ग्रुप में शामिल है, द ट्रिपल अलायंस में। यहाँ पर जर्मनी भी है और ऑस्ट्रिया हंगरी भी है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के एक प्रिंस थे, ठीक है, और वो एक मॉर्निंग में अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए ऐसे गए हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको शूट कर दिया और उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। अब ये वहाँ के बनने वाले न्यू किंग थे, लेकिन जब इनके डेथ हो जाती है तो ऑस्ट्रिया हंगरी में कोहराम मच जाता है कि वहाँ के भावी राजा की मौत हो गई। और जो ये मौत हुई थी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के ही एक पड़ोसी स्टेट था, उसकी एक कम्युनिटी ने ये की थी। अब इस तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग बिफर जाते हैं और ऑस्ट्रिया हंगरी कहता है या तो तुम सरेंडर करो, नहीं तो तुम पर हम लोग अटैक करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑस्ट्रिया हंगरी है ना, इसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जिसका नाम है स्लाविक कम्युनिटी। इसके लोग रहते हैं। जैसे ही इन्होंने जो ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा कि तुम सरेंडर करो, जो सर्बिया है, तो ये स्लाविक जो लोग हैं, ये लोग रशिया में भी रहते हैं, तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगी, ठीक है। और इस तरह से धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो शुरुआत है वो यहाँ से हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन दोनों ग्रुप्स में हुआ और फाइनली धीरे धीरे ये वर्ल्ड वॉर लगभग 4 साल तक चला है। और लेकिन इस वर्ल्ड वॉर में इस ग्रुप की जीत होती है और ये वाला ग्रुप हार जाता है। इसके बाद एफर्ट किए गए कि इतने लार्ज स्केल पे दूसरा जो वर्ल्ड वॉर है वो ना हो, ठीक है। लेकिन ये एफर्ट्स खराब हो गए जब जर्मनी के जो एक अ, अ, सैनिक थे, उस टाइम पे वो एक सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे ये जर्मनी के लीडर बन जाते हैं, ठीक है। अब जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मैंने बताया आपको कि हार गया था, तो जर्मनी के ऊपर एक बहुत शर्मनाक संधि जो है या ट्रीटी जो है वो थोपी गई थी। इसमें जर्मनी को कंपनसेशन भी देना होगा और उसके साथ साथ उसके जो हारे हुए सैनिक थे उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक यहाँ पर किया गया था। अब जर्मनी में एक ऐसा नेता था एक ऐसा सिपाही था जो इन सारी बातों को देख रहा था और वो इन सारी चीज़ों का बदला लेना चाहता है। लेकिन अब ये बदला लेंगे कैसे? तो इसके लिए धीरे धीरे इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उसका नाम क्या था? हिटलर। हिटलर ने अपनी एक नाजी पार्टी बनाई और जो जापान है उसके लोगों से कहा कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई जो डिग्निटी है, प्रतिष्ठा है, वो वापस दिलाऊंगा। धीरे धीरे जो जर्मनी है वो जापान और इटली के साथ है अपना एक ग्रुप यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इनको कहा गया था एक्सिस पावर। ओके, नेक्स्ट है एलिस बार्स। एलिस बार्स में यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस ये देश थे और इनके जो साथी देश हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। अब इन दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में ये वर्ल्ड वॉर होता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और 1949 में ये वर्ल्ड वॉर जो है वो एंडिंग होती है। कब? एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज विद अटैक ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अगस्त 1945 में जो जापान है, जापान कौन सी पावर में है? एक्सिस पावर में। तो इसके दो शहर हैं, जापान और हिरोशिमा और नागासाकी। इन पर अमेरिका ने परमाणु बम जो है, एटॉमिक बम्स जो हैं वो गिराए हैं, जिनके नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। वेरी शॉर्ट आंसर्स में जो ये क्वेश्चन है वो पुटअप कर लिया जाता है, ठीक है। तो जब ये बम यहाँ पर गिराए थे, लेकिन उससे पहले जो जापान है वो लगभग तंग आ चुका था और वो सरेंडर करने वाला था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फिर जो अमेरिका है उसने एटॉमिक बम्स का यूज़ क्यों किया, तो इसके लिए
अमेरिका भी अपनी सफाई देता है। वो कहता है कि वॉर बहुत लंबा खिंच चुका था और हम नहीं चाहते थे कि ये वॉर और ज़्यादा लंबा चले। इस तरह से हमने जो जापान है उसको कंट्रोल में करने के लिए एटॉमिक बम्स का यूज़ किया। अब आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक ही ग्रुप में शामिल हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो फिर ऐसा क्या रीज़न है कि कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में स्टार्ट होता है? ठीक है, कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो अब इसके पीछे ना हम जब रीजंस के बारे में बात करते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट है आइडियोलॉजिकल डिवाइड। आइडियोलॉजिकल डिवाइड, इधर यूएसए है, इधर यूएसएसआर है। इन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। यूएसएसआर कम्युनिस्ट सिस्टम में बिलीव करता है, जबकि जो यूएसए है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में बिलीव करता है। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। यूएसएसआर यूएसए को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है और यूएसए चाहता है कि कम्युनिस्ट सिस्टम दुनिया में और ज़्यादा ना फैले। तो पहला रीज़न तो इनका यही हो जाता है कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड। नेक्स्ट है इसमें कि आपका जो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है वो। अब ये ट्रूमैन जो थे, इनकी पॉलिसी क्या थी? ट्रूमैन अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं। इनका मानना था कि जो वेस्ट यूरोप है, यूएसए वेस्ट यूरोप को सपोर्ट कर रहा है और यूएसएसआर ईस्ट यूरोप को। तो ट्रूमैन कहते हैं कि वो वेस्ट यूरोप में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो उनको फाइनेंशियल हेल्प देंगे। और उनका मानना ये भी था, जो ट्रूमैन है उनका मानना था कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो कब फैलता है? जब लोग गरीब होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इनको हेल्प करेंगे। कैसी? फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट है मार्शल प्लान। अब जब ट्रूमैन ने ये पॉलिसी अपनी बता दी है कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो केवल तब फैलता है जब लोग गरीब होते हैं। फिर 1947 में अमेरिका के एक सेक्रेटरी हैं मार्शल, उन्होंने अपना एक प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इसमें अरबों डॉलर जो हैं वो वेस्ट यूरोप के कंट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिए गए थे। ठीक है, लेकिन यूएसएसआर कहाँ पीछे रहने वाला था इसमें? अब यूएसएसआर जो है उसने भी मोल्टो प्लान जो है उसके नाम से अपनी प्लानिंग कर दी। वहाँ के एक मिनिस्टर हैं मोल्टो, उन्होंने भी प्लानिंग की कि वो भी ईस्ट यूरोप को सपोर्ट करेंगे और इस तरह से जो कंट्रीज़ हैं दोनों अपने अपने एरियाज़ में फाइनेंशियल हेल्प देने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका रीज़न था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 45 में जो अटैक किए गए थे, कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसमें जब उसने ये एटॉमिक बम बनाया है तो इस चीज़ की नॉलेज यूएसए ने फ्रांस को भी दी है और ब्रिटेन को भी दी है, बट यूएसएसआर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि यूएसए के पास एटॉमिक बम्स हैं। ठीक है, जब अगस्त 1945 में यूएसए ने अटैक किया तो उस टाइम पर यूएसएसआर को पता चलता है कि कितना बड़ा धोखा यूएसए ने उसके साथ किया है, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप में शामिल हैं तो ऑब्वियसली वो इसके अपने साथ एक विश्वासघात या धोखा मानेगा और इस तरह से वो उसका दुश्मन बन जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और मेन रीज़न था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम पर बेशक से ब्रिटेन जो है जीत जाता है इस वर्ल्ड वॉर में, या एलिज पार्स इसमें जीत जाती हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि अब वर्ल्ड को लीड कर पाना ब्रिटेन के बस की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक करके उसकी कॉलोनीज़ भी उससे छिनती जा रही थी। और बेटा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ना एक रूल होता है कि कोई ना कोई सुपर पावर वहाँ पर रहती है और अगर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है तो उसके गैप को फिल करने के लिए कोई ना कोई दूसरी पावर
आ जाती है। तो एक रीज़न ये भी था कि यूएसए और यूएसएसआर ये दो ही ऐसे देश बचे हैं जो अब वर्ल्ड को लीड करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये वॉर शुरू होता है। नेक्स्ट था, जब ये वॉर चल रहा था तो यूएसएसआर की तरफ हिटलर बहुत तेज़ी से अपनी आर्मी को लेके आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। तो यूएसएसआर पर जब हिटलर अटैक करेगा तो वो यूएसए और ब्रिटेन से उसने हेल्प मांगी, लेकिन वो धीरे धीरे करके उस हेल्प की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो उसको टाल मटोल करते रहे। अब यूएसएसआर के जो लीडर्स हैं उनकी बात जो है एक समझ में आ गई कि अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहते हैं कि हम जीतें या हम आगे बढ़ें, ये चाहते हैं कि हिटलर इनको ख़त्म कर दे। तो ये भी एक इस तरह का रीज़न है जिससे दोनों के मन में मनमुटाव पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से एक जो कोल्ड वॉर है उसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर रेडी हो जाती है कि किस तरह से क्या क्या रीजंस थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि कोल्ड वॉर शुरू होता है। अब बेटा एक चीज़ और है कि दोनों कंट्रीज़ अब 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है तो यूएसएसआर ने भी जो एटॉमिक बम्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए थे। तो क्या रीज़न है कि ये लोग आपस में अटैक ना करके कोल्ड वॉर कर रहे हैं? और कोल्ड वॉर है क्या? कोल्ड वॉर का मीनिंग है जिसमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो होती हैं लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे की जासूसी करते हैं, एक दूसरे के जो मिलिट्री कैंप्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बट एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते हैं। क्योंकि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक अटैक हुआ था उसका रिजल्ट दोनों देख चुके हैं और अब इनके पास इतने ज़्यादा कैपेसिटी के बम्स हैं कि अगर ये उनका इस्तेमाल करते हैं तो इतनी ज़्यादा जो नुकसान है वो होगा कि दोनों कंट्रीज़ उसमें से कौन विनर है और कौन लूज़र है इस बात का फैसला नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचना चाह रहे थे, लेकिन दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को आगे बढ़ने से भी रोकना चाहते हैं। तो इस तरह से जो कोल्ड वॉर है वो इन दोनों के बीच में शुरू होता है। अब फाइनली कोल्ड वॉर दोनों पार्टीज़ के बीच में शुरू हो चुका है तो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अपने अपने मिलिट्री ब्लॉक्स बनाने लग जाते हैं। एक तरफ यूएसए बनाने लगा हुआ है, दूसरी तरफ जो यूएसएसआर है उसने भी अपने ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। 1949 में नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 1954 में सीटो, 1955 में सेंटो। ये यूएसए और इसके जो सपोर्टिव कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये ग्रुप्स बनाए हैं। इसके अगेंस्ट जो वार्सा पैक्ट है वो एस्टेब्लिश किया गया 1955 में, किसके थ्रू? बाय यूएसएसआर। अब कि जो यूएस इस ग्रुप में शामिल लोग हैं उनमें से किसी के ऊपर अटैक होता है तो ये सारे मिलकर इसमें इसके और भी जो साथी देश हैं वो सब इसका मिलकर सामना करेंगे। और अगर इनमें से यूएसए और इसके सपोर्टिव कंट्रीज़ पर अटैक होता है तो वो सब इसका मिलकर सामना करेंगे। अब इसका जो हाईएस्ट पीक था वो था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो कोल्ड वॉर है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टेज पर जा पहुंचा था। और क्यूबा मिसाइल संकट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी नेक्स्ट इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।